चलिए पॉलिटिक्स में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी, संविधान की इस विकास यात्रा में आज हम फंडामेंटल राइट्स में ही आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट आपको आर्टिकल 21 अच्छे से कवर कराया था, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 21 के साथ आर्टिकल 21A बहुत महत्वपूर्ण है। ये राइट टू एजुकेशन की बात करता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लंबे समय से जजमेंट्स रही हैं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिया गया था कि राइट टू लाइफ जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लाइफ जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, वो वर्थफुल होनी चाहिए, एक क्वालिटी और डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। और ये तब हो सकता है अगर एजुकेशन हो, क्योंकि उसी के आधार पर आप परिस्थितियों को बेहतर समझ सकते हैं, आप अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं, पर्पस ऑफ योर लाइफ, आप अपनी एस्पिरेशंस को फुली रियलाइज़ कर सकते हैं और आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस युग में आप अपनी एक जगह बना सकते हैं। तो उस ज़माने में तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आ गया था कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है और वो हायर एजुकेशन तक की एजुकेशन को फंडामेंटल राइट मान रहे थे। इनफैक्ट उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग भी काउंटेड था। तो मतलब राइट टू एजुकेशन, हायर एजुकेशन तक जितना बच्चा पढ़ना चाहता है वहाँ तक आया। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट को करेक्ट किया और उसमें ये डाला कि राइट टू एजुकेशन है, लेकिन जितना एजुकेशन स्टेट की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में आता है उतना है। तो आज आपके पास राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का मौलिक अधिकार है, लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा कि स्टेट इकोनॉमिकली कितना कैपेबल है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। स्टेट जितना समृद्ध होगा, जितना वृहद होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा होगा, तो उतनी ज़्यादा आपको एजुकेशन का राइट मिलेगा। क्योंकि मिलना तो आपको एट द एंड राज्य से है, स्टेट से ही है। आपने राइट टू एजुकेशन सपोज कीजिए दे दिया कि लास्ट लेवल तक का, स्टेट के पास उतने रेवेन्यूज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो फिर राइट भी तो यूज़लेस हो जाएगा। आप हर रोज़ उस राइट को इंस्टॉल कराने के लिए कोर्ट जाएंगे और कोर्ट हर रोज़ स्टेट को ऑर्डर करेगा कि आप ये राइट इंश्योर करिए और स्टेट की कैपेबिलिटी के बाहर है वो, तो स्टेट ही कोलैप्स हो जाएगा। तो और फिर जब स्टेट ही कोलैप्स हो जाएगा तो राइट ही नहीं रहेगा। तो 1993 में वो करेक्ट हुआ और उसी के बेसिस पर फिर आप देखें 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में डाल दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिलेटेड कोई राइट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 पार्ट 4 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में एग्जिस्ट करता था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि स्टेट को ये प्रयास करना है कि वो 6 से लेके 14 ईयर्स तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री भी हो और वो कंपलसरी भी हो, ऐसा प्रोवाइड करें। बट क्योंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ थे तो वो एनफोर्सिएबल नहीं थे। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता था कि स्टेट उस आर्टिकल को रियलाइज़ कराता है या नहीं कराता, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करता है कि नहीं। लेकिन बाद में फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने उस आर्टिकल 45 के कंटेंट को आर्टिकल 21A की फॉर्म में एक फंडामेंटल राइट के तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया और आज आप उसको ज़्यादा डीपली डील करते हैं। आप अगर वो राइट नहीं मिल रहा तो आप उसे आप उसे ले सकते हैं, स्टेट उसे देने के लिए बाध्य है क्योंकि अब वो मौलिक अधिकार है, वो एक फंडामेंटल राइट है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आई बात समझ में। और इसी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने कुछ बदलाव भी किए हैं पहले के कंटेंट को रीड करने को लेकर के, तो वो चीज़ें बदलाव हुई हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। क्या कहता है आर्टिकल 21A? आर्टिकल 21A ये कहता है कि ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे 6 to 14 तक, दैट इज़ द एलिमेंट्री एजुकेशन। लेकिन इसमें एक बात क्लियरली मेंशन है कि जिस भी किसी मैनर में स्टेट सही समझे उस मैनर में 6 से 14 बरस के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन दें, जिस भी मैनर में स्टेट सही मानता है उस मैनर में वो एजुकेशन दें। मैं आपको आर्टिकल का एग्जैक्ट वो लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। आर्टिकल 21 इट डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may determine। ठीक है, स्टेट जैसे डिटर्मिन करे उस मैनर में। ये नहीं हो सकता है कि भाई आप कहें कि भाई बहुत लग्जरी 6 to 14 ईयर के बीच में बहुत लग्जरी एजुकेशन आप हमें प्रोवाइड करिए, बहुत महंगे महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में आप एजुकेशन प्रोवाइड करें, हमें इस तरह से बसेस लगा करके दें, हमें वहाँ जाना है, इस तरह के वहाँ पर
इंटरेक्टिव टेलीविज़न सेटल्स वहाँ सेटलमेंट्स वहाँ पर करके दीजिए, सेटअप्स लगा करके दीजिए, डिजिटल सिस्टम्स, तो ऐसा नहीं। जिस भी मैनर में स्टेट डिटर्मिन करे उस मैनर में आपको एलिमेंट्री एजुकेशन देनी, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन आपको देना है, ये फंडामेंटल राइट है। तो आज आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन तक का फंडामेंटल राइट है, लेकिन हायर एजुकेशन तक का फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया है। और ये आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन किसके तहत आ रहा है, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के आ रहा है। और एक बात और बता दूं आपको मैं, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बनाया गया है, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहाँ से आता है, कब आ रहा है, 2009 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस अमेंडमेंट ने क्या क्या कंटेंट बदल दिया वो समझिए। सबसे पहले तो कंटेंट ये बदल गया, आर्टिकल 45 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में, क्योंकि उसका पर्पस तो अब रियलाइज़ हो गया, तो वहाँ पर वो वाला आर्टिकल रहने की तो कोई ज़रूरत नहीं। अब तो हमें और लार्जर पर्पस अचीव करना है, तो आर्टिकल 45 अब इस तरह से रीड किया जा रहा है कि स्टेट की अब जिम्मेदारी ये है कि वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो पहले 6 से 14 साल की बात कर रहा था आर्टिकल 45, अब 6 साल तक की आंगनवाड़ी और बाकी अब ओपन होते हैं ना विलेजेस में, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको 6 बरस तक आपको जो शिक्षा चाहिए, 6 बरस तक आपको जो केयर चाहिए, उसकी बात हो रही है। प्री नर्सरी जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, अब उसकी बात हो रही है कि यहाँ पर उस चीज़ को आप इंश्योर कराने के, प्री नर्सरी नहीं मतलब प्री है, हाँ क्री किंडरगार्टन वाला सारा सिस्टम। प्री नर्सरी तो 6 महीने बच्चे थोड़ा उठा के डाल देंगे, तो वही है, मतलब कि 6 साल की उम्र में आप फर्स्ट क्लास से शुरू होते हैं ना, सरकारी स्कूलों में तो फर्स्ट क्लास है ना, वहाँ पर ये सब थोड़ा ना चला नर्सरी ये वो कुछ भी, तो वहाँ से ही स्टार्ट हो रही कहानी, तो वो उसके पीछे से बात हो रही है। और अब अगर आप देखें तो नई जो एजुकेशन पॉलिसी रही उसमें इस बात पर फोकस किया गया था कि भाई जो प्री स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि वहीं से बच्चे की एक मेंटल डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है और उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ड्राफ्ट में भी ये था और फाइनल पॉलिसी में भी ये था, मैंने आपको पढ़ाया था, ड्राफ्ट वाला कम्प्लीटली हमने डिस्कस किया था। तो अब आने वाले समय में एक ऐसा समय भी आएगा कि 0 से 6 ईयर तक की भी आप मान के चलिए कि आर्टिकल 45 को फिर से हम रियलाइज़ करेंगे और वो राइट टू एजुकेशन के दायरे में आ जाएगा। तो फिर 0 से 14 साल तक की एक बच्चे की राइट टू एजुकेशन के तहत कवरेज होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा आर्टिकल 45 ने अब कह दिया है। क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये प्रेरणा तो देता है सरकार को कि आप मांग कर सकें। अब आप कहेंगे सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं, फिर क्यों डाला, क्योंकि आपको आधार मिल जाता है, क्योंकि संविधान में अब वो बात है, तो आप इसे आधार रख के मांग कर सकते हैं, मांग का अधिकार मिल जाता है, आपको मांग करने का अधिकार मिल जाता है। कोई कंटेंट ही नहीं है तो कई बार मांग करने का अधिकार उतना प्रबल नहीं हो पाता, मजबूत नहीं हो पाता, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसी अमेंडमेंट ने एक फंडामेंटल ड्यूटी, मैंने बताया था कि 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, एक 11th ऐड की थी, और कहाँ पर ऐड की गई होगी, आर्टिकल 51A में। वहीं पर आपकी पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, बाद में एक और ऐड की और अब 11 है। और मैंने कहा था कि वो 2002 में की थी, 86 अमेंडमेंट से की थी, तो वो 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा एक फंडामेंटल ड्यूटी यही वाली ऐड की गई है, और वो एजुकेशन से जुड़ी हुई वो यही कह रही है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। अब 6 से 14 बरस के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, तो ये तो कंपलसरी हो गई एजुकेशन। इसी वजह से ये एजुकेशन सुनिश्चित हो सके, और हमने वहाँ पर चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट भी लेकर के आए। 14 बरस तक बच्चा काम भी नहीं कर सकता, तो एक तरफ से बच्चे का काम करना बंद कराया हमने, और ताकि वो स्कूलों में जाए, और फिर वो फ्री भी किया, लेकिन इसके साथ साथ हमने उसे कंपलसरी भी किया। और उसी पर हमने माता पिता पर भी ये जिम्मेदारी डाली कि उनको फंडामेंटल ड्यूटी के माध्यम से कहा जा रहा है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें अपने बच्चों को कि वो 6 से 14 साल की उम्र तक पढ़ने जा सकें, घर पर बैठा करके उन्हें ना रखें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मिड डे मील्स को स्कीम्स चलाई और बाकी सारी योजनाओं के तहत कोशिश की जाती है। तो हमने एनरोलमेंट रेट भी अचीव किया। आज आप देखें तो आप 100% के अराउंड तक एनरोलमेंट रेशियो पे चले गए हैं एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन पे, बाद में जाकर के फिर ड्रॉप आउट होता है। तो यही 14 बरस के बाद फिर जब सेकेंडरी लेवल एजुकेशन में बच्चा एंटर करता है 9th क्लास से, क्योंकि 8th क्लास तक तो यही हो जाएगा, 1st से 5th और 5th से 8th तक, है ना। अब 14 बरस की उम्र तक आपकी 8th आती है, 10th होती है आपकी 16 बरस की उम्र में, ऑलमोस्ट इंडिया में यही होता है। तो जैसे ही फिर आप 9th में एंटर होते हैं सेकेंडरी में, तो वहाँ पर फिर वो फ्री भी नहीं रह जाती है और फिर वो कंपलसरी भी नहीं होती है, और चाइल्ड लेबर वाला प्रोटेक्शन वाला वो एक्ट भी हट जाता है। तो बच्चे कामों में लग जाते हैं
और फ्री भी नहीं रह पाती तो पैसा लगता है, कंपलसरी भी नहीं रह पाती, माता पिता पे उतनी बाउंडेशन भी नहीं आ पाती। इस वजह से फिर ड्रॉप आउट रेट सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी तक जाते जाते बहुत बढ़ जाता है। 9वीं से 9वीं 10वीं सेकेंडरी, फिर 11वीं 12वीं हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज़्यादा हायर सेकेंडरी में ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। फिर ग्रेजुएशन तक तो आपको पता ही है कितने पहुँच पाते हैं। ये अब अपना गोल रह गया है, 2 गोल रह गए बड़े गोल कंट्री लेवल पे। पहला गोल रह गया है कि जो प्री स्कूलिंग है 6 बरस से पहले वाला, और दूसरा रह गया है जो हायर सेकेंडरी और ऑनवर्ड, उसको अपन को स्ट्रेंथन करना है। उसके लिए अपन स्कूल बना रहे हैं गांव में, ताकि लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं। कई तरह के सोशल टैबूज हैं, इसकी वजह से उनकी पढ़ाई छूटती है। तो गांव के क्षेत्र में अपन सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल सब हम कोशिश कर रहे हैं, तकरीबन हर ठीक ठाक आबादी वाले गाँव में सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल आ जाए वहाँ पर, ताकि लड़कियाँ पढ़ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी हम उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही राइट टू एजुकेशन एक्ट, सॉरी ये आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन इसी की बात कर रहा है, जो 6 से 14 बरस की बात है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ये कहता है कि ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स के मामले में ये डॉन ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन है, एक दूसरे क्रांति का उदय हुआ है। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात थी कि एक स्टेट इंडिया इतना बड़ा नर्चर्ड वे में उभर करके आया कि अब वो अपने देश के 6 से 14 बरस के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कर रहा है। लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ऐसे में आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात को अगर मौलिक अधिकार बना रहे हैं, एक तो आपकी डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी को दर्शाता है कि आप मैच्योरिटी के लेवल पर किधर पहुंच गए। दूसरा, आपकी जो कमिटमेंट्स हैं अपनी कंट्री को लेकर के, और वो भी कमिटमेंट इन द फील्ड ऑफ वेलफेयर कमिटमेंट, सोशल डेवलपमेंट कमिटमेंट, जातिवाद और बाकी चीज़ों को ख़त्म करना। क्योंकि देखिए आपने जाति प्रथा खत्म कर दी, लेकिन जो आपने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन नहीं है, ऐसे में जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, बेचारे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, पैसे की कमी रह जाती है। तो और कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो माता पिता भी काम में ले जाते हैं। तो इस वजह से भी वो कभी पूरी तरह से जड़ें खत्म नहीं होनी थी समाज में से। तो जातिवाद का जो दंश है वो भी पूरी तरह से खत्म होगा। सरकारी स्कूलों में सभी एक साथ बैठेंगे। अगर किसी को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल का लाभ दिलाना है, फ्री एजुकेशन का किसी स्वर्ण को, तो वो फिर बाध्य है यहाँ पर। अब उसका बच्चा भी जिसके भी साथ बैठे उसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर जब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हो जाएगा, किसी तरह का भेदभाव का भी सिस्टम नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्टेट तो किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करता ही नहीं है। तो एक तरह से हमने जितनी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की कोशिश की, एक सोशल एंड वेलफेयर कमिटमेंट जो है कंट्री का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी बात हमने की, डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी दिखाई है हमने इस लेवल पर आकर के। तो ये एक बहुत बड़ा, इसलिए इसे क्रांति के रूप में लिया गया कि भविष्य जो है आने वाला निर्भर करता है कि हम अपनी डेमोग्राफी का बेनिफिट कितना ले सकते हैं। इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड के स्टेज में एंटर होने वाला था, ये बात उस समय में क्लियर थी। वो 2002 से ये कानून लाया है। अगर उस समय के बच्चे पढ़ लिख करके, आज की डेट में वही लोग तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फॉर्म एक्वायर कर गए हैं, तो आज की डेट में वही लोग आपके लिए एक उपयोगी क्षमता देने वाले वर्कफोर्स के तौर पर जाने जाते हैं। और अगर ये हम ना रहते, समय रहते ना करते, तो फिर देश विकास की प्रगति की ओर नहीं बढ़ पाता। और आज इसीलिए लंबे समय से आवश्यकता महसूस हो रही है कि अब इन लोगों में स्किल डेवलपमेंट करना। तो हमने जहाँ एक तरफ ये किया तो हम चूके भी हैं सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, इसकी वजह से प्रॉब्लम भी आया। इसलिए बात अब ये की जा रही है कि उस दिशा में हमें काफ़ी अधिक कदम उठाने की आवश्यकता है। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ध्यान, मैंने बार बार ये बात कही है कि जितनी जो स्टेट की कैपेबिलिटी है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, ये उस पर डिपेंड करता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि स्टेट डिटरमिन कर सकता है कि किस मैनर में उसको ये एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इसलिए आप देखें कि मैनर को लेकर के, मैनर का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि, इसलिए आप देखें एक्टिविस्ट हमेशा सवाल उठाते हैं कि स्कूल में बोर्ड नहीं थे, स्कूल में चौक नहीं थे, टीचरों की कमी है भर्ती, तो वो एक तरह से वो रिट पिटीशन नहीं लगाते हैं। वो वहाँ पर कंसर्न्स उनका रह जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में वो लिटिगेशन लगा दें या कुछ भी, लेकिन मैनर जो है वो डिटर्मिन सरकार ही कर रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, लेकिन सुविधाएं मुहैया करानी है स्कूल के लिए, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है कि वो कराना ज़रूरी है। 6 से 14 बरस की शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा अब आप कैसे दे रहे हैं वो आपको तय करना है। तो आप देखेंगे बहुत से स्कूल होते हैं, आप देखें अदर राज्यों में, पंजाब में भी मिल जाएंगे, नॉर्मल 2 कमरे स्कूल होता है, पेड़ के साथ बोर्ड टांगा हुआ है, बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं। पंजाबी फिल्मों में भी दिखाते हैं। अब आप वहाँ पर जा करके वो हल्ला मचाने लगे कि पेड़ से बोर्ड बांधा हुआ है, ये क्या कर रहे हैं आप। फिर टीचर बाहर बैठ के प्रांगण में पढ़ा रहा है, नीचे बच्चे दरी में बैठे हुए हैं। शिक्षा देनी है 6 से 14 बरस, शिक्षा पर बात हो रही, शिक्षा शिक्षा। शौचालय होना जरूरी है। तो अब शौचालय की मुहिम छिड़ी थी ना, ये लड़कियां इसलिए भी स्कूल नहीं जा रही, उनके लिए सेपरेट शौचालय नहीं है। शौचालय होना जरूरी है। बाउंड्री वॉल होनी स्कूल की अब जरूरी है, ऐसा कहा गया कि बाउंड्री वॉल लेकर के ले आइए, टॉयलेट लेकर के आइए वहाँ पर, ये सारी चीज़ें हैं। और पक्के कमरे लेकर के आइए। ऑल सीजन स्कूल, ऑल वेदर स्कूल होने चाहिए, ऐसी मुहिम पर अब बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट के
अलग अलग ऑर्डर के माध्यम से इस 6 से 14 बरस की शिक्षा के अधिकार को और पुख्ता किया जा रहा है। जैसे कोर्ट नए नए ऑर्डर दे रहा है कि ऑल वेदर्ड हो जाए बिल्डिंग सारी, और बाउंड्री वॉल्स मैंडेटरी होनी चाहिए, और बेंचेस होने चाहिए, और शौचालय होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं अब लाई जा रही हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आर्टिकल 21A के बाद आता है आर्टिकल 22, और ये इसका यानी कि राइट टू फ्रीडम का लास्ट आर्टिकल है। आर्टिकल 19, 20, 21, 22 यहाँ पर राइट टू फ्रीडम फिर खत्म होगा, और इसके बाद शुरू होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट टू फ्रीडम का अब अगला राइट कौन सा है, ध्यान से देखिए आर्टिकल 22। देखिए अब हमने आर्टिकल 20 किया था, और उसमें हमने कन्विक्शन की बात की थी कि आपका इलीगल कन्विक्शन नहीं हो सकता है। आर्टिकल 20 में हमने उसको बहुत अच्छे से सारा समझा है, पढ़ा है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात की हमने, नो डबल जियोपार्डी की बात की, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की कि आपके खिलाफ ही आपको एविडेंस नहीं बनाया जा सकता। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिस समय में क्राइम घटित हो रहा है उसके बाद अगर कोई कानून आकर के नई पेनल्टी, नया फाइन, नया सेंटेंस अगर प्रोक्लेम हो गया है तो वो आप पर लागू नहीं होगा। और इसी तरह से एक ही गुनाह के लिए 2 बार सज़ा आपको नहीं मिलेगी अगर उसके इंग्रेडिएंट सेम है तो। अच्छा, कई बार फिल्मों में ऐसे डायलॉग हो जाते हैं, आप भी परेशान हो जाते होंगे कि भाई 1 खून करूं या 10 खून करूं, मुझे एक ही गुनाह की कई बार ज़्यादा सज़ा नहीं मिल सकती। वो मिल सकती है क्योंकि अलग अलग लोगों का खून हो रहा है ना, एक ही आदमी का खून थोड़ी ना हो रहा है, अलग अलग लोगों का खून हो रहा है। इसलिए आप देख भी सकते हैं कि क्या ही किया था किसी एक बाबा ने, वो उनको ही गलत लगती है, उनको किसी ने आर्टिकल 20 गलत बढ़ा दिया कि बाबा जी अब क्राइम 1 करिए या 10 करिए सेम ही है, बस क्राइम सेम हो कि रेप हो, अब रेप करते जाइए मत। उन्होंने 2-3 कर दिए, फिर उस हिसाब से आपने देखा कि क्राइम भी फिर 2-2 मिले। जज भी बड़े फिर पहुंचे हुए, तो उन्होंने कहा कि पहले 10 साल ख़त्म करके फिर एक नया 10 साल शुरू होगा, इनको दोनों को जोड़ना नहीं है आपस में। तो वो 2-2 सज़ा, क्योंकि दोनों इंग्रेडिएंट अलग थे, क्योंकि 2 अलग लोगों के साथ 2 काम हुए थे। आई बात समझ में? कोर्ट देखो बेटा छोड़ती नहीं है किसी को, पकड़ लेती चाहे जो भी हो। जितनी मर्जी गाड़ियाँ लेके जाओ, निकलोगे आप उसी में ही जो वो सरकारी गाड़ी है। ये सच है कोर्ट का एक। ओके, सही बात है, ये सच है। सच स्टेट इसी को कहते हैं, स्टेट के सामने कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बच्चे ने जाना जाने दो, चलने दो, कैमरा भी चलने दो, कोई चक्कर नहीं, निकलो बस। ओके रिपोर्ट। सुनो आर्टिकल 22 क्या कह रहा है। अब ये है, ये उनके मामले में है। अब आप ये तो ठीक है, आप गुनहगार हो तो क्या हुआ, गुनहगार हुआ आप, गुनहगार के भी तो कोई अधिकार होते हैं। आपका ट्रायल हुआ, आप कन्विक्ट हो गए, ट्रायल भी हुआ, आप कन्विक्ट हो गए हैं, गुनहगार हैं आप, अब क्या अधिकार हैं आपके, ये भी तो देने जरूरी थे। और ये ना देते तो क्या दे देते फिर आपको हम। ये तो ये हो गया कि मतलब देखिए, जब भी आप किसी स्टेट में होते हैं आप तो उस समाज का हिस्सा थे। इंडिविजुअल ग्रुप में आए, ग्रुप ने आकर के एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी ने एक स्टेट बनाया। सोसाइटी अब यही तो चाहती थी कि ये जो इस हमारी सोसाइटी के जो कुछ ऐसे मेंबर हैं जो इलिसिट काम करते हैं, ये ठीक हो जाएं, और अगर वो ठीक हो जाएंगे तो हमें क्या समस्या है। तो जब हमारा उद्देश्य उन्हें ठीक करना है, देखो हमारे यहाँ पर जो पेनल्टी, पनिशमेंट और सेंटेंसेस दिए जाते हैं, एक तरह से हमारा जो कैरेक्टर है, हम जो पनिशमेंट देते हैं, जेल ले जाते हैं, वी वांट टू रिहैब देम, हम अपन को उन्हें सही करना है। अगर हमें उन्हें सही नहीं करना होता तो हम सजा के बाद उन्हें वापस समाज में खुला क्यों छोड़ देते हैं। कभी सोचो, हम वापस उन्हें समाज में, जैसे 3 साल की सजा दे दी किसी को, और फिर से समाज को वो पूरी, कैसे कहते हैं, पूरी तरह से अब वो बाइज्जत अपनी ज़िंदगी जी रहा है। समझ आई बात। वो सज़ा भुगत के चला गया है, उसके बाद वो अपना जॉब वगैरह कर रहा है, जो भी कर रहा है वो सारा कुछ है। हाँ, वो बात अलग है कि भाई आपको जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, जैसे मान लीजिए एमएलए एमपी बनना है, 2-2 साल की सज़ा काटा हुआ है, तो फिर उसके बाद अब वो नहीं चल पाएगा, वो नहीं लड़ पाएगा चुनाव। लेकिन अपना वो इतना इज्जत, अपना सम्मान पर, और खोल लो लोग, अपना सम्मानजनक जीवन जिए, इसमें क्या दिक्कत है। ओके, तो इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, सही मायने में सुधार रहे हैं। हमारा उद्देश्य, एक वेलफेयर स्टेट कभी किसी हत्या नहीं करता, एक वेलफेयर स्टेट कभी किसी को क्रिमिनल जैसा नहीं लगना चाहिए। तभी तो बार बार कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ आवाज़ उठती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जब भी कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट बात करती है कि भाई मौत की सज़ा नहीं देनी चाहिए, वो वहीं पर यही तो बात आ जाती है कि एक स्टेट जो है वो बदले की भावना से कैसे चल सकता है। वो क्या वर्ड होता है ना, वेंजियंस, वही वाला नहीं करना है कि भाई तुमने मारा अब हम तुमको ही मारेंगे, सिर के बदले सिर, बाह के बदले बाह, ऐसा नहीं हो सकता ना। तुमने मार दिया, जान ले ली तुम्हारी भी, तो ये चलता रहता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऐसा कहती है, ना करो। लेकिन इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट तो है, क्योंकि इंडिया भी कहता है कि अभी ये ज़रूरी है, अभी ज़रूरी है लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कि कोई ऐसा क्राइम ना करे। समझ आई। तो अब क्योंकि हम उसकी जान ले रहे हैं, इस वजह से हम हत्यारे नहीं हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये साबित कर रहे हैं कि कोई किसी की जान ना ले।
तो हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल को जब हम कहते हैं कि हम कैपिटल पनिशमेंट इसलिए जिंदा रखे हुए हैं कि आपका पर्पस तो यही है ना कि कोई किसी की जान ना ले, इसलिए कोई किसी की जान ना ले, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जान ले रहे हैं तरीके से, हम उसको सुधार रहे हैं। आई बात समझ में? अब मुद्दा यहाँ पर यह आता है तो सुधारना। अब जब सुधारना है प्रीति किसी को, तो ये ऐसे कैसे सुधार सकते हैं किसी को कि उसको ये फील ही ना हो कि इसको सुधारने की कोशिश हो रही, और ऐसे कैसे जस्टिस दे सकते हैं जिसमें कोई नेचुरल जस्टिस ही नहीं नजर आ रहा। देखो न्याय अगर हो तो न्याय तो बड़ा प्राकृतिक होता है, इट इज़ वेरी नेचुरल। जैसे आपको किसी ने पानी दिया और आपके साथ जस्टिस हुआ है, और कोई आपसे पूछे कि तुम्हारे साथ जस्टिस हुआ है, आप कहेंगे मुझे प्यास लगी थी और उसने मुझे पानी दे दिया, इट इज बट ऑब्वियस, इट इज नेचुरल। इसका एक ही तो उपाय था, पानी, उसने मुझे दे दिया, सो नेचुरल जस्टिस। हाँ, आप कहेंगे चांदी गिलास में दो, उसने मुझे पानी चांदी के गिलास में दिया, मेरे साथ चांदी के गिलास में नहीं दिया, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, तो ये नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं चलेगी। बट नेचुरल जस्टिस मतलब कि न्याय तो ऑलवेज प्राकृतिक होता है। इसने उसकी हत्या की, ब्रूटल वे में मारा, उसको पर्पसली मारा, जानते हुए मारा, सब कुछ जानता, उसको फांसी की सजा दी, इट इज नेचुरल, ये तो प्राकृतिक न्याय है। अब इससे कम न्याय अगर दे, इससे कम करते तो वो फिर अप्राकृतिक हो जाता, अननेचुरल सा होता जस्टिस, कि यार इसको ऐसी सजा क्यों दी यार। जैसे निर्भया कांड में वो जो हत्यारे थे और रेपिस्ट थे, अगर उनको मौत की सजा देती तो फिर आपको फीलिंग में आ सकती थी यार इट इज अननेचुरल जस्टिस। प्राकृतिक तौर प्राकृतिक न्याय तो नहीं मिला, क्योंकि मिलनी तो इनको भी उतनी ही पड़ी, क्योंकि देखिए जो किया गया है वहाँ पर, इट वॉज अ काइंड ऑफ हियनस क्राइम, तो उनको तो फिर वही बनता था, समझ आई? उनको तो एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले भी कहेंगे कि इनको बस कर दो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो प्राकृतिक न्याय होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के लिए तो वो जो आदमी है उसको पूरे अवसर देंगे, उसको पूरे अवसर देंगे, तभी तो वो सजा काटते हुए जब कोई उसे मिलने आएगा, तेरे साथ ये क्या हो, तो वो कहेगा यही होना था, मेरे साथ और क्या ही हो सकता था, ऑब्वियसली यही होना था। अब सारा कुछ तो अवसर मुझे मिले, लेकिन वो हर बार हर रिश्तेदार को ये नहीं कहेगा ये मेरे साथ धक्का किया गया है, मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है, ना मुझे कोई अवसर मिला, ना मुझे धाराएं बताई कि मुझ पर धाराएं कौन सी लगी हैं, ना मुझे वकील करने का मौका दिया गया, कई महीने तो मुझे उठा के ले गए, किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किया, मुझसे क्या क्या गलत काम कराते रहे, धंधे कराते रहे, चरस के, ड्रग्स के, स्मगलिंग के, मेरी वीडियो बनाते रहे, मुझे उन कामों में लगा दिया इन्होंने, फिर एक दिन 6 महीने बाद उठा के मुझे मजिस्ट्रेट को पेश करके मुझे सजा दिला दी। मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ माय लॉर्ड, ये कोई प्राकृतिक तरीके से न्याय नहीं मिला मुझे। तो इसलिए हम वो सारे स्टेप अपनाते हैं कि जिसमें हमारा उद्देश्य तो न्याय करना है, और न्याय प्राकृतिक न्याय होना चाहिए, इसलिए आर्टिकल 22 रखा गया है। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत यहाँ से जन्म ले जाता है, उसके लिए फिर हमने कुछ प्रोटेक्शन दी हुई हैं। देखो वो बंदे पे ट्रायल चल गया, वो कन्विक्टेड है, फिर भी उसको प्रोटेक्शन, फिर भी उसको कुछ राइट्स मिल रहे हैं। एक वेलफेयर स्टेट तो ऐसा ही होता है, किसी से बैर तो होता ही नहीं। अगर आपको पूछें कि किसी से बैर है, किसी से बैर नहीं है। स्टेट का एनिमी सिर्फ और सिर्फ वो हो जाता है जो स्टेट को एंड करना चाहता है, जो स्टेट के खिलाफ है। आई बात समझ में? स्टेट फिर उसको पनिश करता है, और स्टेट वहाँ पर फिर स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट देता है। क्लियर बात? अब यहाँ पर आर्टिकल 22 कहानी शुरू होती है। आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। ये दो कहानियाँ बातें, जो अरेस्टेड हैं और डिटेन्ड है, दोनों बातें समझ लो। वर्ड अरेस्ट भी आ गया, डिटेन भी आ गया। इनको मैंने मान लीजिए अरेस्ट कर लिया, ये पार्ट 1 में आ गया। इनको मान लीजिए मैंने डिटेन करके रखा हुआ, ये पार्ट 2 में आ गया। तो इसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 बात कर रहा है पेनिटिव डिटेंशन, पार्ट 2 बात कर रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखिए जो अरेस्ट भी है वो एक तरह का डिटेंशन ही है, आपने अरेस्ट किया तो किसी का डिटेन ही किया है किसी को, तो वो पेनिटिव डिटेंशन है। पेनिटिव डिटेंशन मतलब कि किसी ने कोई क्राइम किया, उन पर केस चला, ट्रायल चला, वो कन्विक्ट हो गए हैं, अब उन्हें लेके जा रहे हैं जेल, अरेस्ट करने, ये हो गया प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन प्रीति, क्राइम हुआ है, केस चला है, ट्रायल हुए हैं, कन्विक्ट पाए गए हैं, आपको 3 साल की सज़ा मिली जाती है, चलो, और आपको चलिए जेल, तो ये तो हो गया आप कहेंगे भाई किधर उठा के लाए तेरे को, प्यूनिटिव डिटेंशन। आप कहेंगे, आपके वकील आपको कहेंगे आपको मैं कुछ आर्टिकल 22 के तहत प्रोटेक्शन दिलाने वाला हूँ। आप पूछेंगे कौन से वाले से आपका प्यूनिटिव डिटेंशन हुआ है, आपका ट्रायल चला है, फिर आप कन्विक्ट हुए हैं प्रॉपर, तो ये है आपका, आप ऑर्डिनरी लॉज में कवर होते हैं। तो प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए ऑर्डिनरी लॉज के तहत जो आपका अरेस्ट हो रहा है वो है। लेकिन सेकेंड वाला प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसमें ट्रायल नहीं हुआ, उसमें आप कन्विक्टेड भी नहीं पाए गए हैं, बिना पेशी, बिना ट्रायल, बिना कन्विक्शन के डिटेन हैं आप। समझ आ गई बात?
तो वहाँ पर अब आपका जो डिटेंशन हो रहा है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानूनों के तहत हो रहा है, वो ऑर्डिनरी लॉज के तहत नहीं हो रहा। मतलब वो पहला बनाया गया है कि आपने गुनाह कर लिया है इसलिए अब आपको अरेस्ट कर लिया है, दूसरा आप गुनाह ना करें इसलिए आपको अरेस्ट कर लिया। कह रहे ये तो सुधारात्मक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला कहते सुधारात्मक है कि कोई गुनाह ना करे, उसे सुधारना है, उसे गलती करने से रोकना है, इस वजह से उसे क्रिमिनल बनने से रोकना है, इसलिए उसको उठा के डाल दिया अंदर। जैसे जम्मू कश्मीर में ये बहुत करता रहा होगा, आप देखें कभी भी तो कुछ जैसे हुर्रियत के मेंबर हुआ करते थे, उन्हें इमीडिएटली प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाता था जैसे ही वहाँ पर कुछ होता था या वहाँ पर कोई स्ट्राइक या बंद की कॉल आती थी, कारण कि शक है कि ये कुछ कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन सस्पिशन पे बेस्ड है, सस्पिशन पे बेस्ड है कि शक है कि ये कुछ कर सकते हैं। हमें शक है कि 1 महीने बाद ये दंगे भड़का सकते हैं, हमें शक है कि यहाँ का माहौल बिगड़ सकता है और उसमें इनका अहम रोल हो सकता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये धारा 370 हटाने के बाद जो इतने सारे जम्मू कश्मीर के सभी नेता थे वो किधर चले गए थे, क्या कर दिया था उनका, नज़रबंद हो गए थे कि नहीं? वो कौन सी डिटेंशन में थे? प्रिवेंटिव डिटेंशन। आई बात समझ में? उन पे अलग अलग सिक्योरिटी एक्ट लगाए गए, वो अलग चीज़। तो हुआ कौन सा था उनका? उनके कोई ट्रायल चले थे? उन्होंने कोई उनका कन्विक्शन प्रूव हुआ, कोई क्राइम किया उन्होंने? प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला प्रिवेंटिव डिटेंशन, उमर अब्दुल्ला प्रिवेंटिव डिटेंशन, महबूबा मुफ्ती प्रिवेंटिव डिटेंशन, शाह फैजल प्रिवेंटिव डिटेंशन। आई बात समझ में? तो पीएसए लगाते रहे उन पे और उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा करके चलिए फिर अंदर चलिए आप। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन किधर से आ रहा है? ये हमारी कोई नई खोज नहीं है, अंग्रेजों के ज़माने से आ रहा है। याद करें, समय समय पर अंग्रेज इस तरह के प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून लगा दिया करते थे। जब जब वर्ल्ड वॉर के दौर फेमस हुए, जब जब उन्हें टर्बुलेंस लगा, तब तब उन्होंने ऐसे ऐसे कानून पास किए। तो ये तो ब्रिटिशर्स की कार्यप्रणाली से ही चलता आया है, उन्हीं के समय में ये हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस पर डिबेट भी हुई कि क्या हमें बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे कानून रखने चाहिए। तो उस समय फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का विचार ये था कि इंडिया अभी अभी आज़ाद हुआ है और इंडिया अब अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। देखिए, कम्युनलिज्म की आग से उभर के आया था भारत, ये तो बात याद रखना है ना। और कम्युनलिज्म की बात ना भी करें तो भारत में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिटी थी और वो डाइवर्सिटी अपने आप को पॉलिटिकली ऑलवेज एक्सप्रेस कर रही थी। आपने देखा 1940 से ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की मांग हो गई थी भाषा के आधार पर। मैंने बताया तमिलनाडु के रीजन से शुरू हो गई थी। और आपने देखा होगा, अगर भारत को संविधान लागू होने के बाद सबसे पहला राजनीतिक जो उथापथल देखनी पड़ी है, चैलेंज फेस करना पड़ा है, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ही है। आंध्र मूवमेंट भी आपको मैंने पढ़ा दी है। अब इस तरह से इस दौर में अगर हम देखें तो आपने पढ़ा नागालैंड अलग होना चाहता था, आपने पढ़ा कि तमिलनाडु भी अलग होना चाहता था। तो ये तो है, तो इसमें फिर माना गया कि यार कुछ कानून तो रखने पड़ेंगे ऐसे जो इस नए उभरते स्टेट को एक यूनिटी प्रोवाइड कर सके, जो डिसइंटीग्रेशन वाले एलिमेंट्स को सप्रेस कर सके, जो देश की डाइवर्सिटी को कभी भी देश की डिवीजन ना बनने दे। तो ये माना गया कि डाइवर्सिटी कभी डिवीजन का आधार नहीं हो सकती। ये माना गया कि इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑलवेज प्राइम है, डाइवर्सिटी उस पर बेस्ड है। आई बात समझ में? तो नेगेटिव एलिमेंट्स कहीं इस नए उभरते देश को फ्रेजाइल ना कर दे, खत्म ना कर दे, इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे कानून तो हमें कंटिन्यू करने ही हैं। बहुत से चैलेंजेस थे, टेररिज्म की बात करें, अलगाववाद की, सिडिशंस की बात करें, इस तरह की चीज़ें भारत में रही हैं और भारत को उनसे डील करना था। गरीबी थी, भुखमरी थी और ईजी हो जाता है लोगों को ऐसे माहौल में अपने फेवर में लेकर के आकर के उनसे गुनाह कराना। और भारत फिर जैसे उस समय में एग्जिस्ट कर रहा था, बॉर्डर्स डेवलप हो रहे थे अदर कंट्रीज़ के साथ, हथियारों का आना, ड्रग्स का, स्मैक, चरस, इन चीज़ों का आना, जाली नोटों का आना, इन सारी चीज़ों के माध्यम से भारत में आतंकवाद और बाकी चीज़ों को उकसाया जा सकता था। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देख सकते हैं कि 1947 देश आज़ाद हुआ, उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि पख्तूनवा लड़ाके जो हैं उनकी एंट्री हो चुकी थी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, वेस्टर्न रीजन से। तो कुल मिलाकर के अब ये माना गया कि ऐसे कानूनों को कंटिन्यू करना है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इस बेस पे कंटिन्यू किया गया। ये आपको गुनहगार बनने से रोकता है, ये आप ये सस्पिशन पर बेस्ड होता है। इसे एक सुधारात्मक कानून माना गया है कि भाई आपको सुधारने में ये रोल प्ले करता है कि आप उस दिशा में ना जा पाएँ। आई बात समझ में? ये दूसरे भाग में आता है। सेकेंड पार्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ना ट्रायल हुआ ना कन्विक्शन हुआ, और पहला में ट्रायल हो गया, कन्विक्शन हो गया, वो आम जो दंड संहिता जैसे ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत कवर होता है। इसके तहत आपको कानून मिले हुए हैं, आपको अधिकार मिले हुए हैं। अधिकार कौन से हैं?
आर्टिकल 22 मैंने आपको क्या बताया था, देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया था कि आर्टिकल 22 जो है वो एनिमी एलियन को नहीं मिला हुआ, एनिमी एलियन को नहीं मिला, मैंने पढ़ाया था ना। लेकिन मैंने पढ़ाया था कि एलियन को मिला हुआ है, फ्रेंडली एलियन को मिला है, एनिमी एलियन को नहीं मिला, याद है। तो आर्टिकल 22 भी पूरा नहीं मिला है एलियन को, आर्टिकल 22 भी पूरा नहीं मिला है एलियन को। आर्टिकल 22 का पार्ट 1 दैट इज पुनिटिव डिटेंशन, ये एलियन को नहीं मिला। आर्टिकल 22 का पार्ट 2 दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो एलियन को मिला हुआ है। पुनिटिव डिटेंशन जो है वो एलियन को नहीं मिला है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो एलियन को भी मिला है और इंडियन सिटीजन्स को भी मिला है। बात समझ में आ गई। और ओवरऑल आर्टिकल 22 एलियंस को मिला हुआ है, मिला हुआ है। कौन से एलियंस को मिला हुआ है? फ्रेंडली एलियंस को मिला हुआ है। समझ आई बात। वो पहला पार्ट क्यों नहीं मिला अभी मैं बता दूंगा, समझ आ जाएगा। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कहता है, इसमें क्या क्या आपको राइट्स मिले हुए हैं। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड, सॉरी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ये आपका राइट होता है। कारण ये कैसे पता लगेगा कि अरेस्ट आर्बिट्रेरी थी कि जेन्युइन थी? ये ऐसे पता लगेगा कि आप अपने पर लगे आरोपों को जानकारी रखते हुए अपना रक्षण करा सकें, अपना पक्ष रख सकें। कोई भी वेलफेयर स्टेट होगा उसमें पक्ष तो रखना का अधिकार देना ही पड़ेगा। और पक्ष कैसे रखेंगे जब तक आरोप ही नहीं पता लगेंगे? डिफेंड किसको करना है? इसके लिए आपको ये अधिकार है कि आपको एफआईआर का कॉपी मिले। अक्सर कोर्ट में आप देखिएगा जो डिफेंस काउंसिल होता है वो ये कहता है हुजूर अभी तक हमें कोर्ट के ऑर्डर ही ये लोग दे रहे हैं तो हम आगे कैसे बढ़े, या हुजूर अभी तक हमें चार्जशीट की कॉपी नहीं दी इन्होंने, हुजूर अभी तक हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी इन्होंने। ये बातें हमेशा कोर्ट में सुनते रहते हो ना कि सर हमें चार्जशीट की कॉपी नहीं ये लोग दे रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या चार्जेस क्या फ्रेम हुए हैं हमें क्लियर नहीं, सर हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दे रहे हैं, हमें धाराएं नहीं पता चल रही कौन सी लगी हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको राइट है पूरा, ये फंडामेंटल राइट है आपका, ये कोई लीगल राइट नहीं है। ये स्टेट भी नहीं ले सकता आपसे कि आपको इन्फॉर्म किया जाए कि आपको अरेस्ट किन किन धाराओं के तहत किया गया है। तो ग्राउंड्स बताने जरूरी है कि किन किन ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है। इसलिए सबसे पहले आप देखें तो ग्राउंड छपते हैं एकदम से 452, 309, 420 इनके तहत आपको अरेस्ट किया गया है, ये आप पे धाराएं लगी हैं। आप देखिए अगले दिन अखबार में भी छप जाती हैं, ये फलाने लोग अरेस्ट किए हैं, पुलिस ने ये धाराएं लगाई। अब पुलिस कह रही है अरेस्ट किया है, अभी धारा नहीं पता चल रही, 4-5 दिन पहले रखेंगे फिर देखेंगे धारा कौन सी लगानी। ऐसा भी होता है, फिल्मों में देखा होगा, वो डायरी ही नहीं करते, वो डायरी में एंट्री नहीं करते, वो कहते हैं रख छोड़ो एंट्री नहीं करेंगे डायरी में, क्योंकि डायरी में एंट्री होगी टाइम स्टार्ट हो जाता है, 24 घंटे मजिस्ट्रेट को पेश करना है, वो भी बताता हूँ अभी। तो ये पहला क्लियर हो गया। अब ग्राउंड्स पता लगे तो क्या करोगे, तुमको तो आता पता ही कुछ नहीं कानून का, तो खुद को डिफेंड भी तो कराना है। तो डिफेंड कराने के लिए आपका राइट है कि आप हमेशा देखते नहीं है एकदम हीरो कहता है कि मेरा फ़ोन मुझे अपने वकील से बात करनी है। ये वो इतनी हीरोगिरी में तभी बोल पाता है क्योंकि उसको पता है उसका राइट है। लेकिन अब हमेशा समझ लेना, कुछ बार बड़ी पुलिस वाले मौका मिल देगा चुप करके बैठ। कारण क्या है? ये प्रिवेंटिव डिटेंशन और पुनिटिव डिटेंशन की खासियत है। ये क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल केसेस के मामले में लागू होता है। सिविल कैरेक्टर का या कोर्ट के ऑर्डर से हुई, सिविल लॉज में अरेस्ट, कोर्ट के ऑर्डर से हुई अरेस्ट, इनकम टैक्स के मामले में हुई अरेस्ट, या फिर आप इलीगल वे में वो हुए हैं डिपोर्ट हो रहे हैं, डिपोर्टेशन, इन मामलों में आर्टिकल 22 के राइट्स नहीं मिलते। क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल मामलों में आर्टिकल 22 के प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो अब कई बार सिविल अरेस्ट कर ली जाती है उनकी ना, कुछ कर रहा है ऐसी हरकतें, तो उसमें वो कहे मुझे फ़ोन दो, मुझे अपने वकील, तो कहते हैं चुप कर, हट बैठ उधर, कोई फ़ोन मान नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सिविल के मामलों में मैंने बताया था कि ज़्यादातर निपटारा कराया जाता है, निपटारा होता है। लेकिन अब वो हाथ पैर बहुत कॉलोनी में जाके गई नहीं दिखे, हीरो कॉलोनी में आकर के रात को क्या कर रहा होता है, फिल्मों में दिखाया नहीं जाता। रानी मुखर्जी के नीचे फ्लैट में पहुंच गया शाहरुख खान, चलते चलते एक मूवी में क्या हंगामा कर रहा है, प्रिया मैं नहीं करूँगा, तो उसको उठा के ले जा रहे हैं कि सोसाइटी में उत्पात मचा रहा है, उठा के ले जाओ इसको, अंदर रखा हुआ उसको रात भर और फिर सुबह उसको छोड़ रहे हैं। सब बहुत कुछ होता है, आई बात समझ में। तो राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल पिटिशनर। कई बार वकील को आपने कहते सुना है मुझे अपने मुवक्किल से मिलना है, जेलर बड़ा परेशान सा होता है मिलाने से पहले, वो कहता है ना मुझे उससे मिलना है, मेरा राइट है, जेल के अंदर जा करके मुझसे मिल करके आऊँगा। तो उनकी बात कराते हैं आपस में कि जाओ मिल लो, बातचीत कर लो, क्योंकि वकील भी तभी उन ग्राउंड्स के बेसिस पे कुछ कर पाएगा अगर वो उससे मिल पाएगा। तो वकील साहब से मिलने की अनुमति है। ओके,
तो लीगल प्रैक्टिशनर रखने का आपको अधिकार है और उस प्रैक्टिशनर को आपसे मिलने का अधिकार है। उसी के बेसिस पे तो आपसे बातचीत करके आपका केस तैयार, तभी तो आपको जेल में आकर के बोलता है कि कल तुमसे कुछ भी पूछा जाए लेकिन ऐसा मत बोलना, कल तुमसे कुछ भी पूछे लेकिन ऐसा मत बोलना, वैसा मत बोलना, कैसा कैसा बोलना मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन वहाँ पे वो बोलता वही है जो बोलना है। आई बात समझ में। तीसरा राइट भी बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। अब कई बार अरेस्ट यहाँ से किया है, मान लीजिए जैसे अभी विकास दुबे था, अरेस्ट किया जाके मध्य प्रदेश पेश करना है, मान लीजिए यूपी कोर एरिया में, 24 घंटा तो जाने में ही लग जाएगा। एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम सारा एक्सक्लूड करके 24 घंटे, 24 घंटे में आपको उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, 24 घंटे के अंदर। क्योंकि मजिस्ट्रेट के आगे पेश होने के बाद ही सारी बात ये तय होगी कि अब इसको पुलिस कस्टडी में दिया जाना है या इसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाना है या पुलिस रिमांड पे भेजना है, ये मजिस्ट्रेट डिसाइड कर। तो मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऐसे खड़ी होती गंगाजल मूवी में, साहब हमें इसे अभी गुनाह और बाकी सारी चीज़ों की तफ्तीश के लिए कुछ दिन हमें इसे रिमांड पे और लेना है। तो फिर जज कहता है 10 दिन की पुलिस रिमांड, तो फिर वो बंदा कहता है साहब इनके पास मुझे मत भेजिए, लेकिन वो भेज दिया जाता है। या फिर जज साहब, पुलिस कहती है सर इसे पुलिस रिमांड पे, तो जज क्या कहते हैं, नहीं इसे जब तक आप चार्जशीट या बाकी चीज़ें फ्रेम कर रहे हैं इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। चलिए वो फिर जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है। समझ आ गई बात। तो आपको 24 घंटे के बाद ही पुलिस, तो फिर कई बार पुलिस वाले कहते हैं ना हमें हफ्ते की रिमांड मिल गई इसकी, अब हमें हफ्ते में सब कुछ करना है, तो फिर वो जज से मिली होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, एफआईआर नहीं करते, कच्ची कंप्लेंट, कच्ची पेपर पे कुछ भी कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीन गंगा जल में भी लिखा, गंगा जल में ही डाला। अजय देवगन रात को बाजार में दंगा हो रहा होता है, उसको गुंडों को पकड़ के मारते मारते बेस बैट मारते जेल तक ले आता है, बंद कर देता है। वो कहते हैं साहब डायरी में डाल दे, कहता सड़ने दो रात भर, कल देखेंगे क्या होगा। और रात में उनकी आंखें फोड़ देते हैं, रात में आंखें फोड़ देते हैं। अब वो सारे बोलते हैं निर्दोष। मजिस्ट्रेट के सामने क्या बोलते हैं सारे पुलिस वाले, निर्दोष निर्दोष निर्दोष, क्योंकि डायरी में तो एंट्री है ही नहीं, निर्दोष निर्दोष। लेकिन अजय देवगन क्या कहता है, हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लेके आया था। आई बात समझ में। और वकील क्या कह रहा है सारे पुलिस वालों को, अजय कुमार को, एसपी अमित कुमार को, आप कहाँ टेंशन ले रहे हैं, वो डायरी में तो था ही नहीं ससुरा, उसका कुछ भी नहीं होगा कल। तो वो कह रहा है कि नहीं, निर्दोष नहीं है, कसूरवार हैं। तो डायरी करनी बड़ी ज़रूरी होती है। समझ आई बात। डायरी नहीं कर रहे 3-3 दिन तक, कई बार उठा के गुफाओं में, गुराया के आगे एक पुलिस स्टेशन है, कई बार उधर ले जाते हैं कुछ लोग, जैसे जो चोर होते हैं, 4-4 5-5 हफ्ता दिन भाई लोग ढूंढ रहे हैं किधर है, कहते हैं अचानक से उठा के ले गए, किधर लेके कुछ पता नहीं है, हफ्ता भर वहीं ले जा रहे हैं। CISF वाले हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स वाले, 2 नंबर चौकी ऊपर बिल्डिंग है उनकी, हैं, उठा के उधर ले जाते हैं। कहीं मिल ही नहीं रहा कोई, मिलेगा नहीं तो ग्राउंड्स नहीं पता लगेंगे, ग्राउंड्स नहीं पता लगेंगी, डिफेंड किधर से कराओगे, और 7 दिन में वो अपना निकाल लेंगे पूरा। तो ये तो क्या हो गया फिर, ये तो पुलिस तो एक सिस्टम हो गया बदला लेने का। एक मंत्री से आपकी बनती नहीं, आपने कुछ बोला, मंत्री ने पुलिस को आपके घर भेजा, उठवा लिया, 10 दिन मारा पीटा, फिर घर के बाहर फेंक गए। ये क्या कहानी हो रही, नॉट पॉसिबल। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, मेरा ब्रदर उठा लिया उन्होंने, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस नाम की रिट पिटीशन लगवाएंगे फिर आप। तो मजिस्ट्रेट पूछेगा हैबियस कॉर्पस, वेयर इज द बॉडी, किधर है इसकी बॉडी, बंदा कहाँ है जो तुमने उठाया था, तो वो लगा सकते हैं आप। समझ आई बात। इसलिए रिट पिटीशन बहुत ज़रूरी है। ओके, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना ही उसका अधिकार है, और 24 घंटे से ज़्यादा आप उसे अरेस्ट में नहीं रख सकते अनलेस अनटिल कि मजिस्ट्रेट सैंक्शन करे। तो अगली प्रोटेक्शन वही है कि राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर, 24 आवर के बाद आपको छूटना ही छूटना है। अगर मजिस्ट्रेट ने फर्दर अरेस्ट नहीं कही है तो या तो मजिस्ट्रेट उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दे या मजिस्ट्रेट उसे पुलिस रिमांड में डाल दे, जो भी है। अगर नहीं हो रहा है तो आप छूट गए। आई बात समझ में। 24 घंटे से ज़्यादा उसे आप नहीं रख सकते विदाउट द सैंक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। 24 घंटे में आपको उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है। ये क्यों किया गया कि पुलिस आर्बिट्रेरी बिहेव ना करे, एट्रोसिटीज़ ना कमिट कर दे। आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर लेने की पूरी आज़ादी है और अधिकार है, और आपको सारे ग्राउंड्स बताए जाएंगे। ये सारे प्रावधान आपको दिए गए हैं पुनिटिव डिटेंशन के केस में। लेकिन याद रखें, ये नहीं मिलते हैं एलियन को, और ये नहीं प्राप्त है प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में। प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में अगर ये मिल जाते तो फिर ये हो जाता कि आपको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट को पेश करना है। ऐसा तो नहीं होता। और फिर ये हो जाता कि आपको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट से अगर ऑर्डर नहीं है तो 24 घंटे के बाद रिलीज़ करना पड़ेगा। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा तो नहीं होता।
समझ लो बात फिर कहानी। तो फिर ये क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में ये वाले अधिकार मिलते हैं? नहीं मिलते। एलियन को भी ये अधिकार नहीं मिलते। आई बात समझ में? तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब आती है प्रिवेंटिव डिटेंशन की कहानी। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण। मैंने अभी बताया ट्रायल भी नहीं होता, कन्विक्शन भी नहीं होता, बस उठा लिए गए। और उठा लिए जाने के बाद अब ये हो रहा है, समझिए। पहला, कैन नॉट एक्सीड द 3 मंथ। आप किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने से ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन अनलेस अनटिल की एक एडवाइजरी कमेटी बनती है। वो किन से बनती है?